हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं बिहार एसआई का इम्तहान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं इम्तहान के। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए। राइट, और ये बिहार एसआई 17 सितंबर को प्रस्तावित है एग्ज़ाम, ये उसके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आटाकामा मरुस्थल। दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल ये चिली में है और ये दक्षिण अमेरिका के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित एक रेगिस्तानी पठार है। बाकी अगर हम बात करें मोजावे, सोनोरान या चिहुआनुआन की, तो ये सब उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तरी अमेरिका में 4 प्रमुख रेगिस्तान हैं। कौन कौन? तो एक है ग्रेट बेसिन, मोहावे, चिहुआहुआन और सोनोरान। और इनमें से अगर आप सोनोरान को छोड़ दें तो सभी जो है वो सर्दियों में ठंड पड़ती है, यानी कि सोनोरान में गर्मियों गर्मियों वाली रेगिस्तान। बाकी सोनोरान को छोड़ करके जो 3 उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान है, मोजावे, चिहुआहुआन और ग्रेट बेसिन, ये सब ठंडी वाली डेजर्ट्स हैं। रोका किस देश में पालन की जाने वाली एक कृषि पद्धति? तो देखिए, स्लैश एंड बर्न कृषि को ब्राजील में रोका कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें मध्य अमेरिका में, तो मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं और वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है इसको, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। राइट, आगे बढ़ेंगे तो वन्य जीव और उनके संरक्षण से संबंधित प्रमुख अधिनियम या सम्मेलन पर विचार करना है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। आपको इसमें बताना है कि कथन सत्य या कथन, कौन कौन से कथन कथन जो है सत्य हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैब, ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा ये जो है मानव और जैव मंडल कार्यक्रम को मैब कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हुआ था 1971 में। 1974 यूनेस्को के द्वारा जीव जंतु और वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित को सुमेलित करिए। प्रमुख जनजाति है और प्रमुख देश के नाम दिए गए हैं आपको। तो देखिए, चकमा जो है ये बांग्लादेश की प्रमुख जनजाति है, तो याद रखेंगे चकमा कहाँ की है? बांग्लादेश की है। शेरपा आपको पता होगा सबको, नेपाल की है ये। और चीन की जो जनजाति है ये म्यांमार में बसती है। ये वाला चीन नहीं है, याद रखेंगे, वो चीन देश इधर से होता है। ये एक जनजाति है चीन, और ये कहाँ पर मिलती हैं? ये म्यांमार में मुख्यतः रहती हैं। पख्तून तो आई थिंक सबको पता होगा कि पख्तूनख्वा पाकिस्तान में इससे रिलेटेड एक जगह का भी नाम है। तो पख्तून जनजाति जो है जिन में ये अफगानिस्तान के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321, देख लीजिए 4321 राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? तो ये 4 राज्यों की सीमा मिलती है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। याद रखेंगे फिर से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। और म्यांमार की कुल लंबाई जो है ये 1673 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं निम्न सीमा वाला राज्य नागालैंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार से सबसे लंबा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो वो करता है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? तो वो नागालैंड करता है। आगे बढ़ेंगे तो कर्क रेखा की सबसे अधिक व सबसे कम लंबाई भारत में किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उसका जोड़ा दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक, उसके बाद सबसे कम। तो सबसे अधिक और सबसे कम किस राज्य में है? देखिए, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है ये मध्य प्रदेश में आपकी पाई जाती है, और कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो विश्व में दूसरी सबसे गहरी गर्त कौन सी है? यानी कि विच ओशियन ट्रेंच इज द सेकंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड? का सही आंसर हो जाएगा टोंगा। और समुद्र तल से लगभग 35,702 फीट नीचे टोंगा गर्त जो है ये समुद्र तल का दूसरा सबसे गहरा है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैरियाना गर्त सबसे ऊपर है नंबर 1 पे, उसके बाद टोंगा गर्त आता है।
वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? याद रखेंगे, आपसे पूछ रहा है सीएफसी के बारे में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। तो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में प्रतिबंध लगाने वाला यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और ये जो ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, सीएफसी सबको पता होगा। तो 1987 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1989 से ये प्रभावी हो गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध नेपाल से नहीं है? नेपाल से नहीं रखने वाली नदी श्योक नदी है। श्योक नदी आपको पता होगा कि ये सिंधु की सहायक नदी है और ये लद्दाख में बहती है। ठीक है, श्योक नदी कहाँ बहती है, आप इसको याद रखेंगे, लद्दाख में बहती है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। बाकी लिखू, काली और मेची नदी का संबंध नेपाल से है। नेपाल की नदियों में अगर और बात करें तो अरुण, कमला, बागमती, काली, मेची और लिखू नदी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आपको दो सूचियां दी गई है, एक में स्थानीय पवन का नाम है और दूसरे में क्षेत्र का नाम है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थानीय पवन कौन से देश में बहता है। देखिए, पवन जो है ये आल्पस पर्वत के दक्षिण ढाल के ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। तो पवन कहाँ बहती है? आल्पस पर्वत के आसपास। राइट, इसका हो जाएगा 4। उसके बाद सिमूम। सिमूम एक तेज शुष्क धूल भरी रेगिस्तानी हवा जो सहारा, फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और अरब के रेगिस्तान में बहती है। तो सिमूम कहाँ हो जाएगा? आपका हो जाएगा इजराइल, फलस्तीन। बी का 2 हो जाएगा। अगला क्या है? तो सेंटा एना। सेंटा एना जो है दोस्तों, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली एक स्थानीय हवा का नाम है। सेंटा एना 3 हो जाएगा। अब बच गया जोंडा। तो जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में बहती है। तो इसका 1 हो जाएगा। देखिए, 4 2 3 1, 4 2 1, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि आयतन कोण 20 डिग्री है तो आयतित और परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? देखिए, आपको पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तो ये आपका कोई सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आयतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, ये वाला एंगल 20 डिग्री है। आपको पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट एंगल जितना होता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि आयतित तथा परावर्तित प्रकाश के किरणों के मध्य, यानी कि ये पूरा टोटल एंगल पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना? और दोनों बराबर होता है तो ये 20 है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा, और कुल टोटल पूछ रहा है तो 40 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो निम्न में से पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है कौन सा? देखिए, कन्नड़ तट जो है ये पश्चिमी तट पर होता है, कोंकण तट भी, मालाबार तट भी, उत्कल तट ये उड़ीसा का तट कहलाता है, उत्कल तट। तो 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उड़ीसा के आसपास ईस्ट कोस्ट पर स्थित है ये। देखिए, आपको मैं बता दूं कि इसमें उत्कल तट में महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी का डेल्टा शामिल होता है। और पश्चिमी तट को 4 भाग में आप बांट सकते हो। तो गुजरात के मैदान को काठियावाड़ तट, मुंबई से गोवा तक इसे कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से मंगलुरु तक कन्नड़ तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को आप मालाबार तट या मंगलबार तट भी कहते हैं इसको हम। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो 2 तरह की अभिक्रिया होती है, ऊष्मावशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें ऊष्मा रिलीज होती हो, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कि जल की बिना बूझे चूने के साथ अभिक्रिया। आपको चूने को जल में डालते हैं तो क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि हेक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा रिलीज होता है। और अम्ल का तनुकरण जब आप करते हो, अम्ल में जब आप पानी मिलाते हो तो भी उसमें एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है। राइट, फार्मिक के वाष्पीकरण नहीं होता, कपूर का क्रिस्टलन ये नहीं होता है। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र आपको पता होगा कि दक्षिणी का पठार है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक में है, ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए
पूरे देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। और इसके भौगोलिक दशाओं में क्या क्या चाहिए, तो 15 से 18 औसत वार्षिक तापमान चाहिए, यानी कि 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड आपको चाहिए। इसको पहला आंसर बता देता हूँ। दक्षिण का पठार, बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन वहीं होता है, तो कॉफ़ी के लिए 15 से 18 डिग्री तापमान चाहिए। और अगर हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा आपको 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि जहाँ पर रेन फॉरेस्ट एरिया होगा वहीं पर आप कॉफ़ी उत्पादन कर सकते हो। 150 से 250 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए इसके लिए। आगे बढ़ेंगे तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि एक जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो राजमहल तथा ललमटिया क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? राजमहल की पहाड़ियां आपने नाम सुन रखा होगा, वही आपसे पूछता है कि राजमहल की पहाड़ियां या ललमटिया क्षेत्र जो है ये झारखंड में स्थित है, और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्थित साक्षरता दर की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? तो जनगणना के दृष्टिकोण से स्त्री सबसे सर्वाधिक स्त्री साक्षरता राज्य कौन सा है? केरल है। एक बात पता चल गया। अब पूछता है कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन ए। केरल में 92 पॉइंट कुछ परसेंट है, 0.7% है। वहीं अगर हम बात करें मिजोरम की, तो 89.27% है विमेन लिटरेसी रेट। और अगर हम तीसरे स्थान की अगर हम बात करें, तो गोवा आ जाता है 84% के साथ। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरपोल एक अंतरिम सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है, और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। इसकी बैठक हाल ही में दोस्तों भारत में हुई थी। और चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत के किस शहर में हाल ही में इंटरपोल की बैठक हुई थी। ये 2023 में हुआ है, मैं आपको इतना बता देता हूँ। ये भारत में इसका इस बार बैठक हुआ है। चलिए बताइए भारत के किस शहर में हुआ है। अब 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा। तो श्रेणी क्रम में जब होता है तो हम तो ऐड कर देते हैं सिंपली, तो 18 ओम आ जाएगा। राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा द्रव्य के द्वैत प्रकृति को समझाया जाता है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो उसको किस सिद्धांत के द्वारा हम समझाते हैं? तो देखो डी ब्रॉगली का सिद्धांत है वो यही बताता है। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा। एम बी जो होता है वो एच कट अपॉन 2 पाई होता है। अब क्या होता है इसको रहने दीजिए, यानी पी बराबर ये हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। तो इसके अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी के, तो थॉमस बाक हैं। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 205 है। ये भी याद रखेंगे। दूध का दही बनना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रासायनिक परिवर्तन है। सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटती प्रक्रियाशीलता को सही क्रम को दर्शाता है? यानी कि घटती हुई, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव। देखिए दो समान धातुओं की क्रियाशीलता जो होता है सबसे आगे होता है लिथियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, फेरस, निकेल, उसके बाद टीन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, और फिर आ जाता है कॉपर, आपका Hg, Ag और Au और Pt। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे आगे कौन सा? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और फेरस।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पतंगों और अन्य कीटों से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली नेफ्थलीन गेंदें निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तारकोल से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि कोयला के टार से प्राप्त किया जाता है। कोक या चारकोल या तारकोल भी कहते हैं। कोल गैस सभी कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें कि भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार कहाँ कहाँ पर है, तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार यानी G3 की खोज की है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी, जिसको देश के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सी। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो था वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में था और इसका नाम बदल करके रामगंगा अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो उसमें रणथंभौर के अलावा सरिस्का और मुकुंदरा के बाद ये जो आपका रामगढ़ विषधारी है ये चौथा कुल मिलाकर के टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे फिजी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। दैट मीन्स कि केवल पहला सही है, यानी कि इसका आयोजन जो है ये फिजी में किया गया था। तो इसे भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में आयोजित किया गया था। और इसका मुख्य विषय था इस बार हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान है। ये आपको विषय याद रखना है। क्या था कि हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर 31 का बी हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखेंगे इसको कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया था। और इसमें भारत का स्थान 13वां बताया गया था। और सर्वाधिक प्रभावित देश आतंकवाद से कौन है? वो अफगानिस्तान है और उसका स्कोर दिया गया था 8.822। आगे बढ़ेंगे तो हाल ही में भारत ने मध्य प्रदेश के कुरू नेशनल पार्क के 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा यह बड़ा चर्चा में रहा था। तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने मध्य प्रदेश के कुरू नेशनल पार्क में 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। 8 चीतों जो थे, 5 मादा और 3 नर को ये नामीबिया से भारत लाया गया था। याद रखेंगे ये कह रहा है यहाँ पर कि 12 चीतों के लिए, तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, याद रखेंगे उसमें 5 मादा थी 3 नर थी। लेकिन जो 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा उसमें 7 नर और 5 मादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सूर्य और कोरोना का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो ये आदित्य L1 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा युग्म आपसे पूछता है कि असत्य है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ये तो आपका सही है। और विश्व रंगमंच जो है ये 27 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को नहीं, 27 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस ये आपको मनाया जाता है 21 मार्च को, ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये 14 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है 20 मार्च को
बनाया जाता है। ये मार्च महीने के कुछ आपको दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। सेबी ने निम्न में से किसके लिए धन जुटाने के लिए येलो बॉन्ड को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है? तो येलो बॉन्ड जो है दोस्तों, ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। सेबी ने टिकाऊ वित्त के नए तरीकों के रूप में ब्लू और येलो बॉन्ड की अवधारणा को पेश किया है और ग्रीन बॉन्ड के ढांचे को मजबूत करने के लिए सब किया गया। ग्रीन बॉन्ड का मतलब जो इन्वॉल्व ऐसे बॉन्ड्स जो जिनका इस्तेमाल इन्वायरमेंट को बढ़ाने में किया जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम को करने में किया जाता है। तो उसी तरीके से ये ब्लू बॉन्ड और येलो बॉन्ड लाए गए हैं। ब्लू बॉन्ड जल प्रबंधन और समुद्री से क्षेत्र से संबंधित है, जबकि येलो बॉन्ड जो है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा ऊर्जा से संबंधित। याद रखेंगे, जो ब्लू बॉन्ड है वो जल प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। तो 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आसाम में किया गया था। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जसजीत सिंह को वाइस एडमिरल नियुक्त किया गया है भारतीय नौसेना का। 1 अप्रैल 2023 को इनको बनाया गया था। किस भारतीय शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त करने वाला शहर पुणे है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सार्वजनिक परिवहन और गतिशीलता पर नजर रखने वाले एक सर्वेक्षण के अनुसार पुणे और पिंपरी चिंचवड़ ने 2022 में आवागमन में आसानी के मामले में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन की ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में जुड़वा शहरों के बाद मुंबई और कोयम्बटूर थे। यानी कि पहला कौन थे? पुणे और पिंपरी चिंचवड़, और दूसरा कौन था? मुंबई और कोयम्बटूर। अब आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्य में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जिलों को चयन किया है। और इनका चयन जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, इसका जो जिक्र है ये बजट में भी किया गया था, उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में 75वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये है आपका, इसका नाम है ऐरावत। तो भारत के एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान दिया गया है। जर्मनी में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में इस रैंकिंग की घोषणा की गई है। तो भारत की तरफ से कौन था? तो ये ऐरावत है। 2023-24 के लिए आर दिनेश को किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आर दिनेश को ये CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इनके अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? तो आर दिनेश को, CII। आगे बढ़ेंगे। तो जलवायु रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरोप। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि जो WMO है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूरोपीय कॉपरनिकस नेटवर्क के अनुसार यूरोप दुनिया में सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका किन भारतीय शहरों में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु और अहमदाबाद में। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद को नया महानिदेशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया है।
और इससे पहले डॉक्टर एस राजू थे ये। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जनार्दन प्रसाद। बीसीसीआई ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का नया किट प्रायोजक बनाया है? तो इसका राइट आंसर है एडिडास। एडिडास जर्मन स्पोर्ट्स वियर कंपनी है जो भारतीय क्रिकेट के नए किट प्रायोजक के रूप में काम करेगा। श्रेयस योजना का संबंध किससे है? बड़ा ही फेमस सा योजना था। तो श्रेयस की छत्र योजना में 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप योजनाएं शामिल हैं। अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए है ये। पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल करने वाले मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबी कूद। मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धा में पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल किया था और ये 8.09 मीटर की ऊंची छलांग लगाई थी। तो ऊंची कूद हो जाएगा। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है ओसिन नाम का प्रोटीन। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है, केसिन प्रोटीन में पाया जाता है और अस्थि में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछता अस्थि में कौन सा पाया जाता है, तो कॉन्ड्रिन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो मानव कृतक में यानी कि सीजर दांतों की संख्या, कृतक मतलब इंसीजर, इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 है। इसे नोज तीथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे भोजन काटने में ये इस्तेमाल होता है। शाकाहारी जानवरों में जो इंसीजर होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। तो 4 ऊपर 4 नीचे कुल मिलाकर के 8 होते हैं। सूक्ष्म जीवों का एक समूह जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? वो वायरस कहते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो डिप्थीरिया से प्रभावित होता है? 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा, श्वास नली। देखो टीटनस जो होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है, क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है और निमोनिया भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। वेबसाइट पर दिखने वाला प्रत्येक डिजिटल पेज क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वेब पेज। सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जल गैस, CO2 और हाइड्रोजन। जल गैस में होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। बाकी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कोयला गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो किस स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? अब यहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो जो प्लाउड एरिया है वो मिला है कालीबंगन में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चानहुदड़ो की खोज 1934 में गोपाल मजुमदार ने की थी, जबकि 1935 में अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन करवाया था। और कालीबंगन की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। आप नाम भी याद रखेंगे। कालीबंगन खोज कब हुई थी? 1951 में। किसने किया था? कमलानंद घोष ने। ठीक है, चानहुदड़ो की खोज किसने की थी? 1934 में गोपाल मजुमदार ने। ठीक है, और चानहुदड़ो से क्या मिला है? पकाकर ईंट, कंघा यानी कि पके हुए ईंट, कंघा, लिपस्टिक और मनके आदि मिले हुए हैं, यानी बीड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। तो देखो डर्मेटोलॉजी त्वचा और इसके रोगों के अध्ययन को कहते हैं। डर्मेटोलॉजी क्या कहते हैं? त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन। और जो टेराटोलॉजी है ये शारीरिक विकास में आने वाले असमताओं का अध्ययन है। तो 50 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा जगत में नहीं आते हैं? तो देखिए दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में जीवाणु नहीं आते हैं। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं जिसमें विकसित केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
51 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलान करना है। तीर्थंकर है और उनके प्रतीक क्या क्या थे। देखिए ऋषभ देव, इनका प्रतीक क्या, वृषभ। और अजीत नाथ का क्या था, तो गज था। और एरिस्ट नेम का शंख था। और पार्श्वनाथ का क्या था, सर्प। राइट आंसर आपका 57 का बी। धान से खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जस्ता की कमी से होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। देखो चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग जो होता है मैग्नीज की कमी से होता है। कटहल का आंतरिक उत्तक क्षय जो है, चार्ल्स डार्विन ने किस वर्ष पुस्तक स्पीसीज यानी कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1859 में। बुद्ध ने सर्वप्रथम किसे अपना अनुयायी बनाया था, तो 58 का राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा सही। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 2 तपस्सु और मलिक थे, तो क्या हो जाएगा 1 और 2। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अशोक के किस शिलालेख में चेल, चोर और पांडे एवं केरल पुत्र की चर्चा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का, ये दूसरे अभिलेख में किया गया है। सही आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। गुप्तकालीन अधिकारी व विभाग को मिलान करना है आपको, यानी कि महाबलाधिकृता ये क्या होते थे, महादंडनायक ये क्या होते थे, संधि विग्रहिका और महाप्रतिहार क्या होते थे। तो देखिए महाप्रतिहार गुप्त काल में राजप्रसाद से संबंधित विषयों को देखने वाला अधिकारी हुआ करता था। भंडार गृहित जो है ये राजकोष का अधिकारी हुआ करता था। 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, महाप्रतिहार गुप्त काल में राजप्रसाद से संबंधित विषयों को देखने वाला अधिकारी होता था। राजकोष से नहीं, राजप्रसाद यानी कि राजा के महल की देखभाल करने वाला महाप्रतिहार होता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुए थे, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था 3 कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो एक सलासापेल की संधि हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था, और इसमें जो संधि हुई थी वो पौंडीचेरी की संधि हुई थी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ था, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। और यह जो युद्ध था यह पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में उसके तहत समाप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो किस वायसराय को उनके कार्यक्रम के अनुसार आपको सजाना है, कि कौन पहले हुए कौन बाद में हुए। देखो लॉर्ड लिटन जो थे ये इनको हम ओवन मेरिडेथ भी कहा जाता है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था, इन्हीं के समय में। ये 1876 से 80 के बीच थे लॉर्ड लिटन, 1876 से 80 के बीच। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, ये 1888 से 94 के बीच थे। अब 1888 से 94 के बीच। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 के बीच थे। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के बीच थे। तो इसका राइट आंसर अब आप मिला लीजिए 4213 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको मिलाना है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों को क्रम से समझाइए कि रणथंभौर पर आक्रमण कब हुआ था, चित्तौड़गढ़ की विजय कब हुई थी, गुजरात विजय और मालवा अभियान। देखिए गुजरात विजय ये 1298 से 99 के बीच हुआ था। गुजरात विजय 1298-99 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी में हुआ था ये। और अगर हम बात करें चित्तौड़ अभियान तो 1303 ईस्वी में हुआ था ये। और सबसे लास्ट में हुआ था मालवा अभियान 1305 ईस्वी में। ठीक है, अब बारी बारी से देख लेते हैं। गुजरात विजय के दौरान मलिक गफूर को 1000 दिनार में नुसरत खान ने खरीदा था। यहाँ का शासक रायकर्ण था। रणथंभौर के आक्रमण, यहाँ का शासक हमीर देव थे। इस अभियान के दौरान हमीर देव की रानी संग अनेक महिलाओं ने जौहर कर ली थी।
और चित्तौड़गढ़ अभियान यहाँ के राजा थे राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत इसी से रिलेटेड है। जो था तूतीनामा भी हम जिसको कहते हैं, ये किसने लिखा था? तो ये लिखे थे नखस्बी ने। तूतीनामा नखस्बी का लिखा हुआ है। संस्कृत कहानी का ये फारसी में अनुवाद है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये लिखा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ये आप इसको भूलेंगे नहीं। गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांग कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग जो था ये मैकडोनाल्ड के समक्ष रखा गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में। और मांगे क्या थी? तो पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, वस्त्र उद्योग का संरक्षण, नमक कर को वापस करना और डाक आरक्षण बिल वापस करना था। कोमागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? कोमागाटा मारू एक जहाज का नाम है जो कि सिंगापुर से वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था। ये 1914 ईस्वी में हुआ था। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरुदत्त सिंह एक भारतीय व्यापारी 1914 को कोमागाटा मारू नामक जापानी जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों को वैंकूवर की ओर चल दिए थे। किंतु कनाडा सरकार ने जहाज को अपने तट पर रुकने नहीं दिया था। जहाज को मजबूरन कलकत्ता बंदरगाह पर लाया गया, जहां पर अंग्रेज पुलिस के साथ झड़प हुई और इससे बहुत से यात्री जो है वो मारे गए थे, जिसको कोमागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1851 में। तो 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश बंगाल सोसाइटी का विलय करके ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे राधाकांत देव। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो थी वो द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शेर शाह ने मालवा का अभियान कब चलाया था? तो मालवा का अभियान जो था शेर शाह ने 1542 ईस्वी में चलाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। अकबर के समय 15 सूबे थे और औरंगजेब के समय 20 सूबा था। सूबा सरकार यानी कि सरकार जो जिला में विभक्त होता था और इसके अधिकारी फौजदार होते थे और उसके बाद परगना में विभक्त होते और सिकदार जो था परगना का प्रमुख हुआ करता था। तो राइट आंसर सरकार हो जाएगा। मुगल काल में जिला को हम लोग सरकार कहते थे और सरकार को फर्दर परगना में डिवाइड किया गया। तो सरकार का प्रमुख फौजदार होता था और परगना का प्रमुख सिकदार होता था। आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की और सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से देखिए एक नाना पाटिल है राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में, तो बलिया में कोई नहीं होगा। बलिया में कौन थे? तो चित्तू पांडे थे। और नाना पाटिल और वाईवी चौहान कहाँ थे? ये सतारा में थे। एलिफेंटा की गुफा किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिव भगवान को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। और यह बम्बई शहर में है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी इसको स्थान दिया गया है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा। ये नरसिंह के द्वारा किया गया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और यह मंदिर जो एकास्म पत्थर है उनसे निर्मित हुआ है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा पल्लव राजाओं नरसिंह वर्मन के द्वारा ये बनाया गया है। पित्रादुरा का आपने नाम सुना होगा, ये क्या है? तो एक तरीके का दीवारों पर नक्काशी की जाती थी पित्रादुरा। कीमती पत्थरों से दीवारों पर फूल पत्तों का अलंकरण पित्रादुरा कहलाता है।
का प्रयोग इतायदुल्ला के मकबरे में, ताजमहल, लाल किला के आदि स्मारक में इस्तेमाल हुआ है। 73 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो विद्युत, गैस, जल आपूर्ति की सेवाएं जो हैं ये द्वितीय क्षेत्र की सेवाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण और विनिर्माण भी द्वितीय क्षेत्र की। 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि एक सीमा के बाद कामगारों की संख्या में वृद्धि के बाद उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होती। भारत में कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो 77 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। यानी कि जैसे क्या होता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा, लेकिन एक समय में ऐसा आएगा कि आप लोगों की संख्या बढ़ाते जाओ लेकिन ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। जैसे कृषि में इतने सारे लोग होते हैं लेकिन क्या उससे पैदावार बढ़ जाती है? ज़्यादा हो पाता है? नहीं ना। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 28 क्वेश्चन नंबर। देखिए, विटामिन B1 को थायामीन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। देखो ये गलत हो गया, थायामीन विटामिन B1 को कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोब्लामिन कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, ये सही है। विटामिन B12 को साइनोकोब्लामिन कहते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गलत है ये। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन कौन से? जीएसटी, कॉर्पोरेट कर, कौन बताना है आपको? तो 1 और 2 है। देखिए, प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है, कॉर्पोरेट कर आता है, संपत्ति कर आता है, उपहार कर आता है। वहीं अगर अप्रत्यक्ष कर की हम बात करें तो जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। या इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व बर्खास्त संघर्ष, बंगाल प्रजा पार्टी और भारतीय किसान विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 74 है ये। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल से रिलेटेड है। बर्खास्त संघर्ष श्रद्धानंद सरस्वती से रिलेटेड है। बंगाल प्रजा पार्टी का संबंध फजलुल हक से है। और भारतीय किसान विद्यालय का संबंध एनजी रंगा से है। तो इसका राइट आंसर 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली के किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने जारी करा था। इल्तुतमिश तुर्की खान का एक इलवरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। उसने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी के टंका और तांबे के जीतल जारी किए थे। इन्होंने इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी विकास। ये 2012 से 2017 तक चला था। 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वर्तमान वित्तीय वर्ष जो होता है दोस्तों, वो होता है 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, यानी आप 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। राइट आंसर आपका 81 का बी हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल से मार्च के बीच में होता है वित्तीय वर्ष आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेशनल मिशन फॉर सीड्स किस वर्ष शुरू किया गया था? 82 राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में शुरू किया गया था। भारत में संविधान सभा के औपचारिक रूप से मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो एम.एन. राय ने रखी थी 1934 ईस्वी में। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 84 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के 4 में किया गया। राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का पता लगाया जाएगा। तो 84 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 का 4।
आगे बढ़ेंगे तो आकस्मिकता निधि का उपयोग किसकी अनुमति से किया जाता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश के पर किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव यानी कि आर्थिक मामलों का जो विभाग का प्रमुख होता है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं, वो आकस्मिक निधि पर नजर रखता है। यह निधि राष्ट्रपति के निष्पादन के तहत संचालित की जाती है, लेकिन संसद की मंजूरी के बिना सरकार फंड नहीं निकाल सकती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा मिलान सत्य नहीं है? 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये काम शिक्षा लोक सहायता अनुच्छेद 42, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 41 में काम शिक्षा और लोक सहायता का प्रावधान है, जबकि 42 है काम का मानवेचित दशा एवं प्रसूति सहायता का प्रावधान। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार करता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। सामाजिक विकास के किन चरणों का सिद्धांत मूलतः 3 चरणों का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास के 3 चरण होते हैं, उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था ऑगस्टस काम्टे ने। ऑगस्टस काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो ये मजूमदार जी बोले थे, क्योंकि जन्म से ही तय होता है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म में बदलाव नहीं कर सकता है। 92 का बी होता है, राइट आंसर बी। चांदी के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान किस देश का है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है, 94 का सही आंसर हो जाएगा ये ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन शक्ति जो होता है वो गामा किरणों का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 96 से आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट। 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा साउथ ईस्ट। 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 17, 18 और 6481। 99 का राइट आंसर डी हो जाएगा 24 और 100 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी 21 सेंटीमीटर। दोस्तों तो ये था हमारा इम्तहान का टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।